जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए उपन्यास विधा से रिलेटेड पिछले वर्षों में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनका संकलन लेकर हम प्रस्तुत हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो भी ये क्लास लगातार आधे घंटे का आपको दिया जा रहा है आगामी जो भी हिंदी से रिलेटेड एग्जाम उनको ध्यान में रखते हुए, ताकि आपका जो प्रैक्टिस हो बेहतर से बेहतर हो सके और बहुत अच्छा वो आप एग्जाम में परफॉर्म कर पाएँ। और एक चीज़ आपको बता दें, इस चैनल पे इनके अलावा भी जो निबंध साहित्य से रिलेटेड क्वेश्चन की सीरीज चल रही है और एक कंप्लीट जो असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर हुए हैं उनको भी तो एक्सप्लेनेशन करा रहे हैं, तो उनको भी साथ में देखते रहें। और हिंदी और प्राइड ऐप लॉन्च हो गया है, उसको अपने मोबाइल में ज़रूर रखें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ देखने को भविष्य में मिलेगा, है ना। बच्चन सीरीज चल रहा है, वहाँ पे आप इनरोल कर सकते हैं। मेरी पढ़ाई की पद्धति से परिचित है तो वहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, चितकोबरा उपन्यास की लेखिका का नाम क्या है? मृदुला गर्ग, कृष्णा सोपती, महादेवी वर्मा, मनु भंडारी। चितकोबरा जो है ये मृदुला गर्ग, क्योंकि जब आप प्रेमचंदोत्तर महिला उपन्यासकारों में जाएंगे तो वो नाम आता है मृदुला गर्ग जी का। और मृदुला गर्ग जी का जो चितकोबरा है 1979 इसका समय है, 1979 ईस्वी। और इसमें मृदुला गर्ग का चर्चित उपन्यास है ये चितकोबरा। और ये उपन्यास जो है नारी पुरुष के संबंधों और पुरुष प्रधान समाज विरोधी दृष्टिकोण, यही एक तो विषय वस्तु में नारी पुरुष के संबंध को दिखाता है, उनके रिलेशन को, और जो पुरुष प्रधान समाज विरोधी दृष्टिकोण है, पुरुष प्रधान समाज यानी पितृसत्तात्मक जो दृष्टिकोण है उस पर भी बेस्ड है। इनके उपन्यासों में और भी है, जैसे चितकोबरा के अलावा उनके हिस्से की धूप, वंशज, अनित्य, मैं और मैं। तो अनित्य, मैं और मैं, वंशज, उनके हिस्से की धूप, इनके अलावा और भी है। बुधवा की बेटी उपन्यास किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद, विशंबरनाथ कौशिक, चतुर्सेन शास्त्री, पांडे बेचन शर्मा उग्र। तो क्या है उपन्यास का नाम? बुधवा की बेटी। बुधवा की बेटी उपन्यास किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद जी, शास्त्री जी, विशंबरनाथ कौशिक, पांडे बेचन शर्मा उग्र। बुधवा की बेटी जो उपन्यास है इसके लेखक हैं कौन? बुधवा की बेटी उपन्यास 1928 ईस्वी, उपन्यास पांडे बेचन शर्मा उग्र ने लिखा है। और ये उपन्यास देखें तो एक तो 1928 आप देखिए, नाटक में हम कहते हैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्यान रखिए। और बुधवा की बेटी भी उसी समय लिखा गया है, लेकिन ये उपन्यास है बुधवा की बेटी। और उपन्यास है किसका? पांडे बेचन शर्मा उग्र जी का है। ये उपन्यास की विषय वस्तु में है अछूतोद्धार की समस्या। अछूत के जो उद्धार की बात है उसको उठाया गया बुधवा की बेटी में। उग्र जी ने इसी चीज को रखा है। और हिंदी उपन्यासों में कहते हैं कि पत्रात्मक प्रविधि की प्रवर्तक के रूप में अगर देखें तो पत्रात्मक प्रविधि के प्रवर्तक के रूप में किसको देखते हैं हम? पांडे बेचन शर्मा उग्र जी को। देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखित चंद्रकांता, एक तो आपको ये बता दिया गया कि चंद्रकांता लिखा किसने है? देवकी नंदन खत्री जी ने। देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखी जो चंद्रकांता वो किस प्रकार का उपन्यास है? तिलस्मी, जासूसी, सामाजिक, ऐतिहासिक। तो देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखित चंद्रकांता जो है, हिंदी उपन्यासों के इतिहास में देवकी नंदन खत्री अपने तिलस्मी और अय्यारी उपन्यासों के लिए जाने जाते हैं। हिंदी उपन्यासों के इतिहास में जो खत्री जी हैं वो अपने तिलस्मी और अय्यारी उपन्यासों के लिए जाने जाते हैं। इनका चंद्रकांता 1888 ईस्वी उपन्यास तिलस्मी विधा का है। जासूसी उपन्यासों के प्रवर्तक गोपाल राम गहमरी है। तो हिंदी उपन्यास के इतिहास में खत्री खत्री अपने तिलस्मी और अय्यारी उपन्यास के लिए जाने जाते हैं। इनका चंद्रकांता 1888 उपन्यास किसके लिए है? चंद्रकांता तिलस्मी विधा के लिए। जासूसी उपन्यासों के प्रवर्तक गोपाल राम गहमरी है। तो खत्री जी, तिलस्मी और अय्यारी, इनका चंद्रकांता 88वां उपन्यास तिलस्मी विधा का। जासूसी उपन्यास के प्रवर्तक गहमरी जी हैं। डॉक्टर गोपाल राय ने किस कृति को हिंदी का पहला उपन्यास माना है? परीक्षा गुरु, देवरानी जेठानी की कहानी, भाग्यवती, वामा शिक्षक। तो गोपाल राय ने किस कृति को हिंदी का पहला उपन्यास, कि ये पहला उपन्यास है? परीक्षा गुरु, देवरानी जेठानी, भाग्यवती, वामा शिक्षक। तो पहला किसको माना है? डॉक्टर गोपाल राय ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का पहला उपन्यास माना है। यानी इनके हिसाब से डॉक्टर गोपाल राय ने जो है देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का पहला उपन्यास माना है। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास 1870 ईस्वी किसका है? पंडित गौरी दत्त का है। जबकि श्रद्धाराम फुलौरी के उपन्यास भाग्यवती वो 1877 ईस्वी को डॉक्टर विजय शंकर मल्ल ने पहला माना है। तो दो चीजें हो गई। डॉक्टर गोपाल राय ने किसको माना है? डॉक्टर गोपाल राय ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का पहला उपन्यास माना है। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास जो है ये गोपाल राय जी ने माना है। और ये 1870 में उपन्यास जो है ये एक तो
तो रानी जेठानी की कहानी उपन्यास 1870 में पंडित गौरी दत्त की रचना है, जबकि फुलौरी के उपन्यास 77 भागवती डॉक्टर विजय शंकर मल्ल का ये है। श्रीनिवास दास परीक्षा गुरु 82 को शुक्ल द्वारा हिंदी का पहला माना गया। वामा शिक्षक 72 ईश्वरी प्रसाद व कल्याण राय के द्वारा है। फांस उपन्यास का मूल कथ्य क्या है? फांस गरीब अमीर का संघर्ष है, फांस में स्त्री संघर्ष है, किसान आत्महत्या है, दलित संघर्ष है। तो फांस जो उपन्यास है उसका अगर मूल कथ्य देखेंगे तो मूल कथ्य में क्या आपको लगेगा? गरीब अमीर का संघर्ष, स्त्री का संघर्ष, किसान आत्महत्या, दलित संघर्ष। फांस उपन्यास का मूल कथ्य किसान आत्महत्या है। किसान की जो आत्महत्या किसान कर लेता वो है मूल कथ्य। और ये जो लिखा गया है फांस जो है ये संजीव द्वारा रचित उपन्यास है। संजीव द्वारा लिखित अन्य उपन्यास में किशनगढ़ के अहेरी 1981 ईस्वी, सर्कस 1984 ईस्वी, धार 1990, सावधान नीचे आग है 1986 ईस्वी, जंगल जहां शुरू होता है 2000 ईस्वी। तो फांस उपन्यास का मूल कथ्य किसान की आत्महत्या है। और ये किसने लिखा है? फांस संजीव ने लिखा है। फांस संजीव द्वारा लिखित अन्य उपन्यास में किशनगढ़ के अहेरी 1981, सर्कस 84, धार 1990, सावधान नीचे आग है 86, जंगल जहां शुरू होता है। तो वैसे भी देखिए फांस कहाँ होता है, ये चीज कहते हैं किसान आत्महत्या के लिए फांसी लगा देता है, बहुत ही कम उसके लिए संजीव जी ने बहुत ही संजीदा जो है एक तरीके से मूल कथा वस्तु को उठाया है। और ये कहाँ पे इनके और भी जो उपन्यास है उसमें ये बताते हैं कि किशनगढ़ का जो अहेरी है, सर्कस, धार, सावधान नीचे आग है, जंगल जहाँ, तो जंगल जहाँ शुरू होता है, अगर नीचे जाओ तो सावधान रहो, नीचे आग है। और किशनगढ़ का अहेरी 1981 में, सर्कस भी है, धार भी है, लेकिन फांस इनका यूपी हार में आया और इम्पोर्टेंट भी है। वह जी किस उपन्यास के पात्र है, इसे आप लगा सकते हैं कि राग दरबारी 1968, जो आपका राग दरबारी होगा वो श्रीलाल जी का कितना इंपॉर्टेंट है। वह जी श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी 1968 के पात्र। उपन्यास में शिवपालगंज की वही जिंदगी, उसी का रियल जो कहानी है वो सामने रखा गया है 1969 में। इसी पे इनको साहित्य अकादमी से नवाजा भी गया। बाकी हमने वैसे भी बताया था कि जो है सूनी घाटी का सूरज, यानी सूनी घाटी का सूरज जहाँ पे निकलता है, विश्राम करना जाना चाहते हैं तो पहला पड़ाव कहाँ डालेंगे, ऐसा मकान आपका कहाँ होगा? अज्ञातवास 1962 में। बाकी राग दरबारी देखिए इसमें जो पात्र हैं वो क्योंकि आपके यूजीसी नेट में लगा हुआ है, तो राग दरबारी में बैद जी भी है, रुपन है, बाबू बद्री पहलवान, रंगनाथ जोगनाथ है और श्रीलाल शुक्ल तो रचनाकार है ही इनके। बाकी जो विश्रामपुर का संत है कुंवर जयंती प्रसाद, राजश्री, धीरज सिंह, श्रीलाल शुक्ल। झूठा सच, झूठा सच जो है ये जयदेवपुरी, तारा और कनक। तो राग दरबारी वैद जी, रुपन, बाबू बद्री पहलवान, रंगनाथ जोगनाथ, श्रीलाल शुक्ल ये हो गए। विश्रामपुर का संत में कुंवर जयंती प्रसाद, राजश्री, धीरज सिंह, श्रीलाल शुक्ल। झूठा सच जयदेवपुरी, तारा, कनक, यशपाल। भूले विसरे चित्र, भूले विसरे चित्र जो है विद्या ज्वाला प्रसाद, भगवती चरण वर्मा। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास पहले उर्दू में बाजारे हुस्न के नाम से लिखा गया था? प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास पहले उर्दू में बाजारे हुस्न नाम से, ये हम पहले भी बताते हैं आपको, वेश्या केंद्रित उपन्यास, बहुत ही संजीदा विषय वस्तु को उठाया था प्रेमचंद जी ने पहले ही उपन्यास में 1918 के आसपास। आप देखते हो 18 के आसपास क्या, उसी समय ही सेवा सदन जो है इन्होंने लिखा। और सेवा सदन जो उर्दू में था बाजारे हुस्न करके था, ये 1917 में बाजारे हुस्न उर्दू में आया, 1918 में हिंदी में आया। और जबकि जो प्रेमाश्रम है 1922 में आया, रंगभूमि 1925 में आया, कायाकल्प 1926 में आया। तो 1918 बाजारे हुस्न 17 में, सेवा सदन 18 में, प्रेमाश्रम 22 में, रंगभूमि 25 में, कायाकल्प 26 में। सेवा सदन प्रेमचंद जी का पहला और प्रौढ़ उपन्यास है। और इनके अलावा प्रेमाश्रम उपन्यास पहले उर्दू में गौसियाए, ये जो प्रेमाश्रम 1922 बताया था जो केंद्रित है सिर्फ किसान जीवन पे, ये जो उर्दू में आया था ये गोसाए आफियात करके नाम से आया था, क्योंकि पहले प्रेमचंद जी तो उर्दू में ही लिखते थे ना, फिर हिंदी में आप देखते हो सारी चीजें। और इसी तरीके से रंगभूमि ऊंची 1925 जिसमें सूरदास केंद्र में है, चौगाने हस्ती नाम से लिखा गया था। तो देखिए यहाँ पे प्रेमाश्रम अगर आप देखो, वहां बाजारे हुस्न से सेवा सदन हो गया, गोसाए आफियात करके प्रेमाश्रम है, गोसाए आफियात, और रंगभूमि चौगाने हस्ती नाम से। सुमेलित करना है उपन्यास और उनके लेखक को मिलाना है आपको। दिल एक सादा कागज, धरती धरना अपना, जाग मच्छंदर गोरख आया, नागफनी का देश। तो दिल एक सादा कागज, धरती धरना अपना, जाग मच्छंदर गोरख आया, नागफनी का देश। और लेखक में राही मासूम, रजा अमृत राय, जगदीश चंद्र विश्वम्भरनाथ उपाध्याय, इनको उपन्यास को लेखक से मिलाना है, सुमेलित करना है। हरियाणा का क्वेश्चन हरियाणा टीजीटी में आया था। बाकी ये उपन्यास और सही सुमेलित करें तो दिल एक सादा कागज,
दिल एक सादा कागज किसका है? राही मासूम रजा। दिल एक सादा कागज राही मासूम रजा। धरती धरना अपना जगदीश चंद्र जी का है धरती धरना अपना। ये इंपॉर्टेंट रखिएगा, राही मासूम रजा का है दिल एक सादा कागज। जाग मचंदर गोरख आया, विशंबर नाथ उपाध्याय का हो गया। जाग मचंदर गोरख आया, विशंबर नाथ। नागफनी का देश अमृत राय का है। तो दिल एक सादा कागज राही मासूम रजा धरती धरना अपना जगदीश चंद्र। जाग मचंदर गोरख आया, विशंबर नाथ उपाध्याय। नागफनी का देश अमृत राय। राही मासूम रजा के प्रमुख उपन्यास में देखें तो राही मासूम रजा के उपन्यास में आधा गांव 1966, टोपी शुक्ला 1969, ओस की बूझ 70, कटरा भी आरजू 1978। तो आधा गांव 1966, टोपी शुक्ला 1969, ओस की बूंद 1970। आधा गांव बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है राही जी का। तो आधा गांव 1966, टोपी शुक्ला 1969, ओस की बूंद 1970, कटरा भी आरजू भी पूछा जाता है। बाकी इनके सारे ही इंपॉर्टेंट है राही मासूम रजा के अगर देखेंगे आप। तो आधा गांव 1966, टोपी शुक्ला 1969, ओस की बूंद 70, कटरा भी आरजू इंपॉर्टेंट है सारे ही। अमृत राय जो है इनके प्रमुख उपन्यास में बीज 1952, नागफनी का देश 1953, जंगल 1969, धुआं 1977। तो अमृत राय के प्रमुख उपन्यास में बीज 1952, नागफनी का देश 53, जंगल 1969, धुआं। अमृत राय जी ने लिखा, देखिए नागफनी का देश है, नागफनी जहाँ उगता है तो नागफनी कहाँ है? जंगल में है, और जंगल में धुआं उठता है। तो अपने देश में जो नागफनी का देश है वहां पे जंगल भी है, धुआं भी है, बीज भी है। जगदीश चंद्र के प्रमुख उपन्यास में देखें तो जगदीश चंद्र के प्रमुख उपन्यास में आधा पुल 1973 ईस्वी, मुट्ठी भर कांकर 1976, लाट की वापसी 2000 ईस्वी। आधा पुल 1973 ईस्वी, आधा पुल, मुट्ठी भर कांकरू 1976, लाट की वापसी 2000 ईस्वी। तो आधा पुल 1973, मुट्ठी भर काकर 76, लाट की वापसी 2000। विशंबर नाथ उपाध्याय के प्रमुख उपन्यास जाग मचंदर गोरख आया, जोगी मज्जा। तो आधा पुल 1973, मुट्ठी भर काकर 76, लाट की वापसी 2000। विशंबर नाथ उपाध्याय की प्रमुख उपन्यास जाग मचंदर गोरख आया। मालती बाहर से तितली है, भीतर से मधुमक्खी। मालती के व्यक्तित्व के संबंध में ये टिप्पणी किसने किया? कि बाहर से तितली है, भीतर से मधुमक्खी है। मेहता, खन्ना, लेखक राय साहब। तो मालती बाहर से तितली है, भीतर से मधुमक्खी, ये किसने कहा था? आरपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। मालती की व्यक्तित्व के संबंध में ये जो टिप्पणी है ना, ये लेखक ने की है, यानी प्रेमचंद जी ने कहा है। और मुंशी प्रेमचंद 1880 से 1936 ईस्वी का मूल नाम धनपत राय था। वो उर्दू में नवाब राय तथा हिंदी में जो है प्रेमचंद से रचनाएं करते थे। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा किसने दी थी? किसने उन्हें कहा उपन्यास सम्राट? ये कहा था बांग्ला कथाकार शरदचंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। धनपत राय को प्रेमचंद नाम उर्दू के लेखक किसने दिया था? तो प्रेमचंद धनपत राय को प्रेमचंद नाम उर्दू के लेखक दया नारायण निगम ने दिया था। प्रेमचंद ने आदर्श उन्मुख यथार्थवादी उपन्यास लिखने की परंपरा का प्रवर्तन किया। प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यास निम्न है: देवस्थान रहस्य 1905, प्रेमा 7, सेवा सदन 18, वरदान 21, प्रेमाश्रम 22। तो देवस्थान रहस्य 1905 है, प्रेमा कब है? 1907 में। तो देवस्थान 1905, प्रेमा 7, सेवा सदन 18, वरदान 21, प्रेमाश्रम 22, रंगभूमि है जो है 25 है, कायाकल्प 26 है, निर्मला 27 है। एक एक साल के बाद अगर देखो तो देवस्थान 5 है, प्रेमा 1907 है, सेवा सदन 18, वरदान 21 है, प्रेमाश्रम 22 है, रंगभूमि 25 है, कायाकल्प 26 है, निर्मला 27 है, गबन 31 है, कर्मभूमि 32 है, गोदान 36 है। किस विकल्प के तहत निम्नलिखित कोई एक स्त्री पात्र गोदान की कथा में नहीं है? जुनिया सिलिया गोविंदी, धनिया मालती वृंदा, रूपा चुहिया नोहरी, सोना पुनिया सरोज। अब इसमें ये है कि आपको पहचान में होनी चाहिए ना कि कौन कौन से पात्र हैं, तो ही आप इसमें सेलेक्ट कर पाएंगी कौन सी एक कथा में नहीं है। अब जुनिया सिलिया गोविंदी, ठीक है, रूपा उनकी बेटी, चुहिया नोहरी, और ये वृंदा करके, तो वृंदा तो नहीं है, इसलिए आप तुरंत पहचान जाएंगे अगर आपने ध्यान से गोदान उपन्यास को पढ़ा होगा। चैनल पे कराया गया है। गोदान 1936 में लिखा गया, प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास होने के साथ साथ हिंदी का महानतम उपन्यास माना जाता है गोदान। गोदान को भारतीय जीवन का महाकाव्य भी कहते हैं। गोदान में किसान जीवन की महागाथा और ऋण की समस्या भी है। इनके उपन्यास में आप देखो, ग्रामीण पात में होरी, गोबर, जुनिया, धनिया, पुनिया, दाता दिन, माता दिन, नोकी राम, जिंगरी, सिलिया, रूपा, सोना, हीरा। नगरीय पात में देखिए तो ओंकार नाथ,
श्याम बिहारी, गन्ना मेहता, मिर्जा मालती, राय साहब, अमरपाल। असरार मुआवित उर्दू प्रेमचंद का पहला उपन्यास क्या है? उर्दू में असरार मुआवित। प्रेमचंद का हिंदी में मूल रूप से लिखा गया पहला उपन्यास कायाकल्प 1926 में है। तो प्रेमचंद जी का अगर देखें तो हिंदी में मूल रूप से लिखा गया प्रथम उपन्यास कायाकल्प 1926 है, प्रेमचंद का एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास। देखिए पहला तो अलग है, प्रेमचंद का हिंदी में मूल रूप से लिखा गया प्रथम उपन्यास कायाकल्प 1926। प्रेमचंद का एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा? एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास रूठी रानी है। और रूठी रानी जिसका प्रकाशन वर्ष क्या है? रूठी रानी का 1907 ईस्वी। डॉक्टर बच्चन सिंह ने प्रेमाश्रम को हिंदी का क्या बोला है? प्रेमाश्रम को हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास माना है। संसार में गऊ बनने से काम नहीं चलता, जितना दबो उतना ही लोग दबाते हैं। थाना, पुलिस, कचहरी, अदालत सब है हमारी रक्षा के लिए, लेकिन रक्षा कोई नहीं करता। चारों तरफ तो बस एक ही चीज है, लूट और लूट। तो संसार में गऊ बनने से काम नहीं चलता, जितना दबो उतना ही लोग दबाते हैं। गोदान में ये कथन किसका है? राम सेवक, गोबर, धनिया, जुनिया। तो यहाँ पे देखिए कि संसार में गऊ बनने से काम नहीं चलता, जितना दबो उतना ही लोग दबाते हैं, ये कहना गोदान में अगर देखें तो गोदान में ये कथन राम सेवक का है। गोदान में ये कथन राम सेवक का है। होरी गोबर से कहता हमारी गर्दन दूसरों के पैरों के नीचे दबी हुई है, अकड़ कर निभा नहीं हो सकता। गोबर होरी का संवाद, भगवान ने तो सबको बराबर ही बनाया है। ये बात नहीं है बेटा, छोटे बड़े तो भगवान के घर से बनकर आते हैं। संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है, उन्होंने पूर्व जन्म में जैसे कर्म किए हैं उनका आनंद भोग रहे हैं। हमने कुछ नहीं संचा तो भोगेंगे क्या? जुनिया गोबर से कहती है बड़े आदमियों की बातें कौन चलाए, वो जो कुछ करे सब ठीक है, उन्हें तो विराजी और पंचायत का भी डर नहीं। होरी धनिया से जब दूसरों के पांव के तले अपनी गर्दन दबी हुई हो तो उन पांव को सहलाने में ही कुशल है। प्रेमचंद ने प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह उपन्यास को परिष्कृत कर प्रतिज्ञा 1929 शीर्षक से प्रकाशित कराया। रंगभूमि 1925 ईस्वी को बच्चन सिंह ने गांधीवादी जीवन दर्शन का महाकाव्यात्मक उपन्यास लिखा। तो एक तो ये हो गया गोदान में होरी गोबर से कहता हमारी गर्दन दूसरों के पैरों के नीचे दबी हुई है, अकड़ कर निभा नहीं हो सकता। गोबर होरी का संवाद, भगवान ने तो सबको बराबर ही बनाया, ये बात नहीं है बेटा, छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं, ये बात होगी। होरी धनिया से कहते जब दूसरों के पाँव के तले अपनी गर्दन दबी हुई है तो उन पाँव को सहलाने में ही कुशल है। प्रेमचंद ने प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह उपन्यास को परिष्कृत कर प्रतिज्ञा 1929 ईस्वी शीर्षक से कराया। रंगभूमि 25 में। त्यागपत्र की मृणाल के व्यक्तित्व के विषय में अनुपयुक्त क्या है? आत्मपीड़न, परदया भाव, अपने नीति की स्वयं निर्मात्री, समाज को तोड़ने फोड़ने की चाह। त्यागपत्र की जो मृणाल है, जो जनेंद्र की रचना है, ज्यादातर इन्होंने जो है विषय वस्तु के केंद्र में स्त्रियों की समस्याओं को बहुत ही संजीदगी से उठाया है। तो त्यागपत्र की जो मृणाल है उसके व्यक्तित्व में देखें तो क्या चीज अनुपयुक्त है? उसके अंदर आत्म पीड़न है, पर दया का भाव है, अपनी नियति की स्वयं वो निर्मात्री है, समाज को तोड़ने फोड़ने की चाह है। तो उसके अंदर जो है समाज को तोड़ने फोड़ने की चाह जो बताया गया है, ये चीज अनुपयुक्त है, सही नहीं है। बाकी अगर देखिए कि आत्मपीड़न है, पर की दया भाव है कि दूसरों के प्रति अपनी नियति की वो स्वयं निर्मात्री है। तो त्यागपत्र की मृणाल के व्यक्तित्व में देखिए जनीन कुमार को हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक माना जाता है, जबकि डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार ईलाचंद जोशी को हिंदी में मनोवैज्ञानिक उपन्यास का पुरस्कार करता है। यानी जनक अगर देखें तो जनीन कुमार को हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक माना जाता है, जनीन को। जबकि डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार ईलाचंद जोशी को हिंदी में मनोवैज्ञानिक उपन्यास का पुरस्कारकर्ता माना जाता है। जनीन कुमार ने निम्नलिखित उपन्यासों की रचना की: परख 1929, सुनीता 34, त्यागपत्र 37, कल्याणी 39, सुखदा 52, विवर्त 53। तो जनीन कुमार ने क्या किया है? निम्नलिखित उपन्यासों की रचना की है: परख 1929, सुनीता 34, त्यागपत्र 37, कल्याणी 39, परख 29, सुनीता 34, त्यागपत्र 37, कल्याणी 39, सुखदा 52, विवर्त 53, जयवर्धन 56, मुक्तिबोध 65, अनंतर 68। तो परख 1929 से लेके 34, सुनीता को परखने में 5 साल लगे हैं, 29 से लेके 34 परख कर जो है फिर 37 में इन्होंने त्यागपत्र दिया। कल्याणी 39, सुखदा 52, विवर्त 53, यानी सुखदा, विवर्त
और व्यतीत नहीं दिया यहाँ पे, व्यतीत भी है। और ये 52 और 53 में, जयवर्धन 56 है, मुक्तिबोध 65 में लिखा था, मुक्तिबोध, अनंतर 68 में, अनाम स्वामी 74 में, दसार्क 85 में। निम्नलिखित में से त्यागपत्र का प्रमुख संदर्भ क्या है? मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक, राजनैतिक, आंचलिक। तो त्यागपत्र का प्रमुख संदर्भ क्या है? त्यागपत्र का प्रमुख संदर्भ मनोवैज्ञानिक है। जैनेन्द्र लीलाचंद जोशी अज्ञेय तथा डॉक्टर देवराज मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। त्यागपत्र 1937 जैनेन्द्र का सर्वाधिक प्रसिद्ध उपन्यास है और उपन्यास में मृणाल के माध्यम से स्त्री के उत्पीड़न तथा विद्रोही व्यक्तित्व का ही चित्रण है। त्यागपत्र उपन्यास के प्रमुख पात्र में प्रमोद मृणाल दयाल है। परख 1929 उपन्यास का केंद्रीय विषय प्रेम के एक विशेष आदर्श को चित्रण किया गया है। प्रेम का त्रिकोण तथा पत्नी व प्रेमिका का द्वंद्व उपन्यास में चित्रित हुआ है। सुनीता 1934 में जैनेन्द्र ने श्रीकांत, सुनीता और हरिशंपन्न के मनोभावों का विश्लेषण किया है। त्यागपत्र में प्रमोद के चरित्र से मेल नहीं खाने वाला कथन क्या है? उसके चिंतन की परिणति आत्म विसर्जन में होती है। समाज की विषमताओं को देखकर उनके बारे में सोचता है, समाधान की तलाश में बेचैन रहता है, आत्मलोचन के माध्यम से सभ्य समाज की विसंगतियों को ढकने का प्रयास करता है। तो त्यागपत्र में जो प्रमोद है उसका कैरेक्टर किस चीज से मेल नहीं खाता है? आत्म आलोचना के माध्यम से सभ्य समाज की विसंगतियों को ढकने का प्रयास करता है, ये सही नहीं है। उसकी चिंतन की परिणति आत्म विसर्जन में, यानी वो त्यागपत्र दे ही देता है, उसकी बुआ ही होती है इस कथानक में, और बाकी वो बहुत बेचैन भी रहता है। तो त्यागपत्र में प्रमोद के चरित्र से मेल नहीं खाने वाला कथन आत्म आलोचन के माध्यम से सम समाज की जो विसंगति है उनको ढकने का प्रयास करता है। शेष विकल्प के कथन प्रमोद के चरित्र से मेल खाते हैं। जैनेन्द्र के अधिकांश उपन्यासों का मूल विषय काम, पीड़ा और अहम का समर्पण है। जैनेन्द्र का त्यागपत्र एक मनोविश्लेषणात्मक तथा नायिका प्रधान आत्मकथात्मक उपन्यास है। इसमें नारी जाति संबंधी समस्याओं को उठाया गया है। जैनेन्द्र ने त्यागपत्र में मृणाल की व्यथा लिखी है, लेकिन उनकी समस्याएं केवल उन्हीं की अपनी समस्याएं नहीं है, अपितु उसकी सारी समस्याएं सामान्य नारी जाति से है। त्यागपत्र में लेखक सिर्फ मृणाल का चरित्र उद्घाटित करना चाहता है, ऐसा वह उसके भतीजे प्रमोद के माध्यम से करता है। इस प्रक्रिया में प्रमोद का चरित्र भी उद्घाटित होता रहा है। प्रमोद न्यायप्रिय है, परंतु वह कुछ कर नहीं सकता, केवल मृणाल के दुख को महसूस कर पाता है। लेखक प्रमोद के अपराध बोध से उत्पन्न इस कृत्य को महत्वपूर्ण मानकर उपन्यास का शीर्षक त्यागपत्र रख दिए हैं। क्योंकि वो जिंदा था, जिंदा रहने का मतलब समझते हैं ना आप? लोग भूल गए हैं कि जिंदा रहने का मतलब क्या होता है। महाभोज उपन्यास में ये कथन किसका है? दत्ता बाबू, दास साहब, बिंदा, महेश शर्मा। क्योंकि वो जिंदा था, जिंदा रहने का मतलब महाभोज उपन्यास से ये कथन बिंदा का है। मनो भंडारी कृत महाभोज सर्वप्रथम उपन्यास के रूप में 1979 में प्रकाशित हुआ। उपन्यास की दृष्टि से महाभोज न चरित्र प्रधान उपन्यास है, न समस्या प्रधान। महाभोज आज के राजनीतिक माहौल को उजागर करने वाला स्थिति प्रधान उपन्यास है। महाभोज उपन्यास के प्रमुख पात्र दा साहब, विशेषण बिंदा, हीरा, सुकुल बाबू, जोरावर हैं। दा साहब कहते हैं, कानून हाथ में लेते ही आदमी बेताज का बादशाह हो जाता है। विंदा का कहना है, और जो जिंदा है वे अब जी नहीं सकते, अपने इस देश में मार दिए जाते हैं कुत्तों की मौत। सुकुल बाबू का कथन, गांठ बांध लीजिए, ये सरकार आप लोगों के लिए कुछ नहीं करने जा रही है, उसे लगाव आपसे नहीं अपनी कुर्सियों से है। मनु भंडारी कृत महाभोज उपन्यास का प्रथम प्रकाशन वर्ष है सन 1978, 1980, 79, सन 1921। तो मनु भंडारी कृत जो महाभोज उपन्यास है उसका पहला प्रकाशन वर्ष सन 1979 है। महाभोज सर्वप्रथम उपन्यास के रूप में 1979 में प्रकाशित हुआ, फिर इसे नाटक के रूप में 1983 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। यह एक राजनैतिक उपन्यास है। महाभोज उपन्यास का ताना बाना सरोहा नामक गांव के इर्द गिर्द बुना गया है। सरोहा गांव उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है। मनु भंडारी की कृत उपन्यास निम्नलिखित है। आपका बंटी 1971, स्वामी 2003, आपका बंटी 71। निम्न में से कौन सी रचना विशंबरनाथ शर्मा कौशिक की नहीं है? भिखारड़ी, माँ, चित्रशाला, चंद्रकांता। तो कौन सी रचना विशंबरनाथ शर्मा कौशिक की नहीं है? चंद्रकांता जो है विशंबरनाथ शर्मा कौशिक की रचना नहीं है। चंद्रकांता जो है इनकी नहीं है। चंद्रकांता खत्री का उपन्यास है, जबकि भिखारी, चित्रशाला और माँ विशंबरनाथ शर्मा की रचना है। चित्रशाला शर्मा जी की कहानी संग्रह है। तो चंद्रकांता विशंबरनाथ शर्मा कौशिक की रचना नहीं है। तो चंद्रकांता किसकी है? खत्री जी का है। लेकिन जो भिखारड़ी, चित्रशाला और माँ विशंबरनाथ शर्मा की रचना है। देवकी नंदन खत्री के उपन्यासों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? देवकी नंदन खत्री के उपन्यासों के बारे में अगर देखें तो इनमें से कौन सा कथन सही है? ये यथार्थ पर आधारित है।
ये उच्च कोटि के साहित्यिक उपन्यास है। इन उपन्यासों में इतनी रोचकता है कि ये पाठकों को बांधने में समर्थ है। ये जासूसी उपन्यास है। तो यहाँ पे देखिए जो देवकीनंदन खत्री हैं, इन उपन्यासों में इतनी रोचकता है कि ये पाठकों को बांधने में समर्थ है। ये कहना देवकीनंदन खत्री के उपन्यास के बारे में सही है। खत्री हिंदी के जो है प्रथम तिलस्मी उपन्यास लेखक है। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में उनके उपन्यास चंद्रकांता का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस उपन्यास ने सबका मन मोह लिया। इस किताब का रस स्वादन के लिए कई गैर हिंदी भाषियों ने हिंदी सीखी। चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, भूतनाथ, कुसुम कुमारी, वीरेंद्र वीर, कटोरा भरखून, काजर की कोठरी, नरेंद्र मोहिनी, ये इनकी अन्य रचनाएं हैं। नदी के द्वीप किस विधा की रचना है? उपन्यास, निबंध, रेखाचित्र, कहानी। तो नदी के द्वीप उपन्यास विधा की रचना है। आगे का उपन्यास नदी के द्वीप 1951 ईस्वी एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है जिसमें यौन संबंधों को केंद्र बनाकर जीवन की परिक्रमा की गई। इस उपन्यास के प्रमुख पात्र में भुवन है, रेखा है, गौरा है, चंद्रमाधव है। शेखर एक जीवनी भाग 1 1940 में, भाग 2 44 में, नदी के द्वीप 51 में, अपने अपने अजनबी 61 में आया। भग्नदूत 1933। तो काव्य संग्रह में ये तो शेखर एक जीवनी जो है 1940 में, फिर 44 में उपन्यास है। नदी का द्वीप 1951 में, अपने अपने अजनबी 1961 में। काव्य संग्रह में देखिए भग्नदूत 1933, इतलम 46, बावरा हेरी 54, हरी घास पर छड़बर 49, आंगन के पार द्वार 61 है। निम्न से कौन आंचलिक उपन्यासकार हैं? रेणु अमृत राय, हिमांशु जोशी, लाचन जोशी। तो पहला आंचल 1954, परिकथा 1957, दीर्घतापाती, षट, जुलूस 65, कितने चौराहे 66। इलाचन जोशी के उपन्यास में घृणामयी, सन्यासी, पर्दे की रानी, मुक्तिपथ, भूत का भविष्य। हिमांशु जोशी के उपन्यास में अरण्य, महासागर, छाया मत छूना, मन, कागार की आग, समय साक्षी, ये कुछ है। बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।